स्टार्ट करें। 30 बच्चा है, कम बच्चे आए वैसे आज। कोई नहीं। लास्ट जो टॉपिक था वो हमारा था स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, जिसमें मैंने आपको रॉस के हिसाब से 4-5 स्टेजेस बताई थी, 6 स्टेजेस बताई थी इन टोटल। प्रीनेटल, इन्फेंसी, अर्ली, लेट एडोलेसेंस और हमारा एडल्टहुड। ठीक है। अब हम जो डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट है, चार अलग अलग, जैसे फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि जैसे हिंदी की जो बुक है उसमें फिजिकल और इंटेलेक्चुअल और जितने भी डोमेन्स है हमारे चार, पीसीएससी जिसको हम बोलते हैं, इनका अलग अलग से पहले ये दे रखा है कि कैसे अलग अलग अवस्था में ये डोमेन्स काम करते हैं। इंग्लिश की बुक में ये वाला टॉपिक बहुत अच्छे से नहीं दे रखा। ठीक है। तो हिंदी की बुक से करवा रही हूँ ये वाला टॉपिक, स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। रिकॉर्डिंग। चलो, स्क्रीन शेयर हो रही है। ये हमारी कौन सी क्लास होगी आज? क्लास 3। क्लास 4। 3 है कि 4 है? नहीं, सीडीपी की क्लास कौन सी है? सीडीपी की 3 है। चलो, हिंदी मीडियम के बच्चे पेज नंबर 17 पर आ जाओ, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बोर्ड देखो। ठीक है। आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि शारीरिक विकास का क्या अर्थ होता है, व्हाट इज फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास की मुख्य विशेषताओं तथा विकास की विभिन्न अवस्थाओं के दौरान होने वाले शारीरिक विकास की विवेचना कीजिए। फिजिकल डेवलपमेंट इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ये क्वेश्चन है कि शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है और शारीरिक विकास अलग अलग अवस्थाओं में किस तरीके से देखने को मिलता है। ठीक है, कि इन्फेंसी में कैसे होता है, या हमारा चाइल्डहुड, एडल्टहुड, इन सब में शारीरिक विकास पे क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखो, जब अगर ऐसा क्वेश्चन 16 नंबर में आ जाता है तो इसको 16 नंबर के हिसाब से हम कैसे बनाते हैं, पहले हम विकास समझाते हैं। ठीक है, पहले हम इसके अंदर जब अपना आंसर बनाना स्टार्ट करेंगे तो हम पहले क्या करेंगे, डेवलपमेंट एक्सप्लेन करेंगे कि डेवलपमेंट होती क्या है। ठीक है, डेवलपमेंट एक्सप्लेन करके हम लेके जाएंगे उसको उसके चार डोमेन्स पर, कि डेवलपमेंट के चार डोमेन्स होते हैं, चार उसके टाइप्स होते हैं, कुछ भी कह सकते हैं हम, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल। उसके बाद हम फिजिकल डेवलपमेंट का हेडिंग डालेंगे और फिर फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में बताएंगे कि शरीर का जो विकास होता है, जिसमें बच्चे का शरीर बनता है, ठीक है, उसकी हाइट, वेट, उसके शरीर के आकार का चेंज होना, शेप और साइज का चेंज होना, ये शारीरिक विकास कहलाता है। बच्चा किस तरीके से कितने दिन में कितना बड़ा हो रहा है, कितना वजन गेन कर रहा है, कितना उसका मसल्स में डेवलपमेंट आ रहा है, वो कितनी एक्टिविटीज करता है जिसकी वजह से उसकी ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल्स डेवलप हो रही हैं। इस तरीके से आप शारीरिक विकास समझाना शुरू करोगे। ठीक है, उसके बाद आप आओगे कि किस तरीके से शारीरिक विकास जो है वो अलग अलग स्टेजेस पे काम करता है। ठीक है, ऐसे आंसर्स बनाते हैं, सीधे ही जो क्वेश्चन में पूछा है वो नहीं लिखना शुरू करना है। ठीक है। अब आ जाओ अलग अलग अवस्था में। पहली स्टेज आती है इन्फेंसी, प्रीनेटल हम नहीं काउंट करते। ठीक है। पहली आती है शैश अवस्था, पेज नंबर 19 पर आ गई हूँ, हिंदी मीडियम आपकी बुक में सबसे नीचे। शैशव के शारीरिक विकास के दो सोपान होते हैं, दो स्टेप्स होते हैं इन्फेंसी स्टेज के। पहला जन्म से 3 वर्ष की आयु तक, पहला आपका कब से होगा बेटा, बर्थ से लेकर 3 इयर्स तक। ठीक है। और सॉरी, ये इन्फेंसी में इन्होंने ईयर्स डाला है, पगला गए हैं क्या ये मत डालो, ईयर्स नहीं होता इन्फेंसी में, मंथ का काम होता है, छोड़ दो इसको।
सीधे यहाँ पे आओ, पेज नंबर 20 पे आ जाओ सीधे। पहली चीज आती है फॉर्म, बच्चे का फॉर्म। जन्म के समय बालक का शरीर अनाकर्षक होता है। आप सबने देखा होगा, नोटिस किया होगा, बर्थ के टाइम पे सारे सॉरी, सारे बच्चे जो होते हैं वो बंदर जैसे लगते हैं। ठीक है, थोड़े से अनअट्रैक्टिव होते हैं वो सारे बच्चे। शरीर उनका फूला हुआ सा होता है, एकदम न्यू बॉर्न बेबी जो होता है। ठीक है, ऐसा लगता है जैसे पानी के अंदर उनको खूब देर तक सोक कर रखा था, पानी के अंदर ही होते हैं वैसे वो। ठीक है, तो अनअट्रैक्टिव से लगते हैं। उनकी जो त्वचा होती है, उनकी जो स्किन होती है बेटा, वो रिंकल्ड होती है, झुर्रियां सी होती हैं। उनके हर हाथों पे ऐसे लाइंस बनी हुई होती हैं, यहाँ आंखों के नीचे लाइंस दिखती हैं, गले पे बहुत सारी लाइंस दिखती हैं। ठीक है, चेहरा फूला हुआ तथा लाल होता है। फेस उनका कैसा होता है, रेड एंड सोलन, पानी में से निकले हुए होते हैं, बंदर जैसे लगते हैं सारे के सारे बच्चे। शरीर का ढांचा असंतुलित होता है और बॉडी जो होती है वो अनबैलेंस्ड होती है। वो पूरी तरीके से अपने हाथ या अपने पैर जो है उनको खोलता नहीं है, स्ट्रेच नहीं करता है, ऐसे सुकड़ा हुआ सा होता है इन्फेंसी में। ठीक है, तो फॉर्म हम उसका ऐसे देखते हैं। दूसरा आता है हमारा इसी में इन्फेंसी में वेट, वजन। तो जन्म के समय तथा संपूर्ण शैशवावस्था में बालिका का भार बालक के भार से कम होता है। गर्ल्स का जो वेट है बेटा, वो तुम्हारा बॉयज के वेट से कम रहेगा। बॉयज का वेट थोड़ा ज्यादा रहता है हमेशा 0 से 2 साल की उम्र में। जन्म के समय शिशु का भार 5 से 8 पाउंड के बीच होगा। ठीक है, 5 to 8 पाउंड के बीच में वेट रहता है। जन्म के प्रथम सप्ताह में शिशु का भार लगभग 150 से 200 ग्राम तक कम होता है। फर्स्ट वीक में, क्योंकि उसकी जो स्वेलिंग होती है वो कम होती है बेटा, इसलिए 150 से 200 ग्राम जो उसका वेट है वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। एक हफ्ते बाद उसकी वो स्वेलिंग जो है उतरना शुरू हो जाती है। ठीक है, प्रथम 6 महीने में शिशु का भार दुगुना तथा 1 वर्ष में तिगुना हो जाता है। ये चीजें आपने याद रखनी है। 6 मंथ में बच्चे का जो वेट होगा वो डबल हो जाएगा जन्म के हिसाब से, और 1 साल में बच्चे का जो वेट है वो तुम्हारा ट्रिपल हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका 3 किलो का बच्चा है, तो 6 महीने में वो 6 किलो का तो होगा ही होगा, 1 साल में 9 किलो तक का वो हो जाएगा आसपास। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं कहेंगे कि एग्जैक्ट ही 9 किलो का हो जाएगा, 8.5 पौने 9 ऐसे इस तरीके से, या उससे थोड़ा सा ज्यादा। ठीक है, इसके बाद इसमें आप और क्या बता सकते हो, उम्म, इतनी ज्यादा डिटेल्स में मत जाना, जितना इसमें दे रखा है कि इतने महीने में इतने पौंड, इतने महीने में इतने पौंड, ये सब नहीं। बस ये बता देना कि जो फर्स्ट ईयर होता है इसमें जो वेट होता है ये बहुत तेजी से बढ़ता है। ठीक है, बस इतना बताना है इसमें। इसके बाद तीसरा पॉइंट इसमें आता है साइज एंड लेंथ के बारे में। बच्चे का जो बॉडी का आकार है, जो साइज है, हाइट उसकी कह सकते हो। ठीक है, तो इसके आकार में वृद्धि होती है, साइज इसका इंक्रीज ही होता है। नए न्यूबॉर्न बेबी को और 6 महीने के बच्चे को अगर हम कंपेयर करें तो बहुत डिफरेंस नजर आता है हमें। ठीक है, शैशव में बालक की लंबाई बालिका से अधिक होती है। बॉयज की जो हाइट होगी वो गर्ल्स से लंबी होगी इन्फेंसी में। देख के भी पता चल जाता है, आपने देखा होगा कितनी बार कि लड़का लड़की अगर बेबीज लेटे हुए हैं तो उनको देख के पता चल जाता है ये लड़की है ये लड़का है, क्योंकि आकार में छोटा बड़ा होता है। ठीक है, चाहे सेम एज के ही क्यों ना हो वो। जन्म के समय बालक और बालिका की लंबाई 20 से 20.5 इंच तक होती है। ठीक है, ये वाला डाटा आप याद कर सकते हो कि हाइट जो है वो 20.5 से लेके 20.3 इंच तक हो सकती है इनकी हाइट। बस, ज्यादा डाटा नहीं याद रखने हैं। अगले 3-4 वर्षों में बालिकाओं की लंबाई बालकों की लंबाई से अधिक हो जाती है। बाद में बालकों की लंबाई बालिकाओं की लंबाई से आगे निकलने लगती है। प्रथम वर्ष में शिशु की लंबाई लगभग 10 इंच तथा दूसरे वर्ष में 4-5 इंच बढ़ती है। तीसरे चौथे पांचवें वर्ष तक तो जाना ही नहीं है, 2 ही साल तक हमें जाना है। ठीक है, तो इसमें बस ये बताना कि 2 साल तक बच्चे जो है अपनी हाइट बहुत तेजी से खींचते हैं। उसके बाद आ जाओ हेड एंड ब्रेन। हेड एंड ब्रेन, हेड एंड ब्रेन रहने दो, हड्डियों पे आओ सीधे, बोन्स। ठीक है,
नवजात शिशु की हड्डियां कोमल संख्या में 270 होती हैं। संपूर्ण शैशव में ये छोटी लचीली होती हैं, ठीक से जुड़ी हुई नहीं होती। तो बेसिक है ये सब आप बता सकते हो कि बच्चों की जो बोन्स होती हैं वो बहुत फ्लेक्सिबल होती हैं, धीरे धीरे वो फ्यूज कर रही होती हैं आपस में। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, कैल्शियम फॉस्फेट अन्य खनिज लवणों की सहायता से धीरे धीरे कड़ी हो जाती हैं। इसे अस्थिकरण ऑसिफिकेशन कहते हैं। बालकों की अपेक्षा बालिकाओं में अस्थिकरण तीव्र गति से होता है। बस इतना बता देना कि छोटे बच्चों की जो बोन्स होती है वो फ्लेक्सिबल होती हैं, ठीक है। और बड़े लोगों से ज्यादा होती हैं उनकी बोन्स जो होती हैं, और वो धीरे धीरे बाद में फ्यूज होना शुरू हो जाती हैं। बस इसके बाद दांत, टीथ के बारे में बता देना। शिशु अवस्था में बच्चों के मिल्क टीथ निकलते हैं बेटा, ठीक है। आपका 5 महीने का जो बच्चा होता है, 5 से 6 महीने का बच्चा, इसके दांत निकलने शुरू हो जाते हैं। पर ये दूध के दांत होते हैं, मिल्क टीथ होते हैं, ये बाद में टूटकर परमानेंट टीथ बन जाते हैं 7-8 साल की उम्र में, ठीक है। वो 7-8 साल की उम्र वाली बात होती है। और इसमें बता देना, बस काफी है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स डाल देना इनफेंसी में। कितना बड़ा करेंगे हम उसको अब इनफेंसी, 2 साल के अंदर, ठीक है। फिर आ जाओ बाल्यकाल में, चाइल्डहुड में। चाइल्डहुड इन्होंने अब पूरा एक ही दे दिया है, अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड पूरा कंबाइंड कर दिया है, ठीक है। चाइल्डहुड में हमारा शारीरिक विकास जो है वो किस तरीके से होता है, देखो पहला दे रखा है इन्होंने वेट, भार। आपका पेज नंबर 21 पे आ जाओ, हिंदी मीडियम वाले बच्चे। 21, बाल्यकाल में बालक के भार में पर्याप्त वृद्धि होती है। 12 वर्ष के अंत में उसका भार 80 से 95 पाउंड के बीच होता है। 9-10 वर्ष की आयु तक बालकों का भार बालिकाओं की भार से अधिक होता है। उसके बाद बालिकाओं का भार अधिक होना आरंभ हो जाता है। इसमें बस ये बता देना कि पहले ईयर वियर याद करने की जरूरत नहीं है। गर्ल्स का जो वेट होता है अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी, गर्ल्स का जो वेट होता है वो बॉयज के वेट से कम होता है, ठीक है। और बाद में जब वो एडोलेसेंस की तरफ बढ़ते हैं तो गर्ल्स का जो वेट होता है वो बॉयज के वेट से ज्यादा हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हाइट के बारे में बता देना। इसमें बाल्यकाल में शरीर की लंबाई मंद गति से बढ़ती है। इन अवस्था में कुछ लंबाई लगभग 10-12 इंच और बढ़ जाती है। 11 वर्ष की आयु में बालक लगभग 55 इंच लंबा हो जाता है। बाल्यावस्था के अंतिम वर्ष में बालिकाएं बालकों से लगभग 1 इंच अधिक लंबी हो जाती है। इसमें पहले ये बता देना कि चाइल्डहुड के अंदर जो हाइट वाला वो है, हमारा हाइट जो है वो थोड़ी स्लो हो जाती है, स्लोली बढ़ती है, ठीक है। बट एंड ऑफ द चाइल्डहुड में जाके हाइट जो है वो तेजी से बढ़ना शुरू हो जाती है। जो पेस है वो कैसा हो जाता है, फास्ट हो जाता है उसका, हाइट का, क्योंकि एडोलेसेंस में बहुत तेजी से बच्चे हाइट खींचते हैं, स्पेशली बॉयज, ठीक। इसके बाद आप बता देना बोन्स के बारे में। इसमें बाल्यकाल में हड्डियों की संख्या और अस्थि निर्माण में वृद्धि होती रहती है। इस अवस्था में कौन है ये पागल, 350 हड्डियां बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था में 350 हड्डियां होती है कि इन्फेंसी में 350 होती हैं? गधे हैं क्या ये? इन्फेंसी में हड्डियां ज्यादा होती है ना। इन्फेंसी, हाँ इन्फेंसी में 300 होती हैं। चाइल्डहुड फ्यूज ओवर टाइम, कितनी होती हैं? ये डाटा गलत दे रखा है हिंदी वालों तुम्हारी बुक में, 350 नहीं होती, इसको हटा दो। बच्चा जैसे बड़ा होता चला जाता है बोन्स फ्यूज होना शुरू हो जाती हैं। इन्फेंसी में 300 होती हैं, बाद में हड्डियां कम होनी शुरू हो जाती हैं,
ठीक है, इसमें आप बस ये लिख देना कि क्योंकि बच्चा जो है वो अब बाहर निकलना शुरू कर देता है, फिजिकल एक्टिविटीज उसकी स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है, शारीरिक क्रियाएं वो शुरू कर देता है, स्कूल जाना शुरू कर देता है, इसलिए उसका जो बोन्स है, बोन्स यानी कि उसके जो मसल्स हैं या मोटर्स हैं, वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, तेजी से ग्रो करते हैं। ठीक है, और इसके बाद टीथ बता देना। टीथ में बता देना कि इसी उम्र में परमानेंट टीथ आना शुरू हो जाते हैं। 7 से 8 साल की उम्र आ जाती है, क्योंकि पूरा इन्होंने कंबाइंड कर दिया 2 से 11 साल। ठीक है, इसमें परमानेंट टीथ आना शुरू हो जाते हैं, दूध के दांत टूटना शुरू हो जाते हैं, और ये जो परमानेंट टीथ है ये परमानेंट होते हैं, मतलब कि ये नहीं टूटते हैं अनटिल एंड अनलेस किसी का एक्सीडेंट हुआ हो बाय चांस, या ओल्ड एज हो गई हो। ठीक है, या फिर बहुत ज्यादा चॉकलेट्स या शुगरी खाने की वजह से दांत डिके हो गए हो। ठीक है, अगर दांतों की प्रॉपर केयर की जा रही है तो ये परमानेंट रहते हैं लंबे समय तक। अ, इसमें मसल्स का बता देना। इसमें बच्चे की ग्रॉस से फाइन मोटर जो होती है बेटा, ये बहुत तेजी से डेवलप होती है, क्योंकि बच्चा स्कूल जाने लगता है, अब वो पेन पकड़ने लगता है, शर्ट के बटन लगाने लगता है, जूते के फीते बांधने लगता है। ठीक है, ये सारी चीजें करने लगता है, तो उसकी मोटर डेवलपमेंट जो है वो तेजी से होता है। इसके बाद आ जाओ इसमें एडोलेसेंस में, तीसरी एडोलेसेंस, किशोर अवस्था। ठीक है, आपकी 12 प्लस वाली। इसमें भी पहला आ जाता है वेट, भार। किशोर अवस्था में किशोरों का भार किशोरियों से अधिक होता है, बॉयज का वेट गर्ल्स से ज्यादा होगा। इस काल के अंत में बालकों का भार बालिकाओं से लगभग 25 पाउंड, इतना बता देना, ज्यादा नहीं बताने की जरूरत है। ठीक है, हाइट आ जाती है, ऊंचाई। इस अवस्था में किशोरों और किशोरों की ऊंचाई तीव्र गति से बढ़ती है। ठीक है, बहुत फास्ट पेस पे ये बच्चे जो है अपनी हाइट खींचते हैं, लड़के देखे होंगे आपने, इतने लंबे लंबे निकल जाते हैं। 15 वर्ष की आयु में किशोर और किशोरियों की ऊंचाई लगभग समान होती है। 18 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते किशोरों की लंबाई किशोरियों से लगभग 6-7 सेंटीमीटर अधिक हो जाती है। ठीक है, बॉयज जो होते हैं वो लड़कियों से ज्यादा लंबे हो जाते हैं इसमें एट द एंड ऑफ द स्टेज। इसके बाद इसमें आप बता देना हड्डियों के बारे में, वही बता देना कि हड्डियां अभी भी इसमें फ्यूज हो रही होती हैं। ठीक है, फ्यूज होके वो 206 तक जा रही होती हैं 300 से। टीथ के बारे में बता देना कि इसमें अक्कल दाढ़ आ जाती है बेटा, विजडम टूथ जिसको आप बोलते हो। ठीक है, विजडम टूथ कौन सा होता है? प्रज्ञा दंत बोल रखा है इन्होंने। किशोर अवस्था के प्रारंभ में लगभग सभी स्थायी दांत निकल आते हैं, परमानेंट टीथ सारे आ जाते हैं। 7 से 8 साल की उम्र में सारे परमानेंट टीथ नहीं आते हैं, तब तक मतलब किशोर अवस्था तक पहुंचते पहुंचते सारे परमानेंट टीथ आ जाते हैं बच्चों के। ठीक है, प्रज्ञा दंत विजडम टूथ जिसको कहा जाता है, इस अवस्था के अंत अथवा व्यस्त अवस्था के प्रारंभ में निकलता है। ठीक है, ये स्टेज के खत्म होते हैं, यानी 17-18 साल की उम्र तक आपका विजडम टूथ आ जाता है। ठीक है, मेरा आया है, पता नहीं। इसके बाद मांसपेशियों के बारे में इन्होंने दे रखा है कि क्या दे रखा है, सेक्सुअल डिफरेंसेस आ जाते हैं मसल्स के लड़का लड़की में। ठीक है, आ गया समझ? इंग्लिश वाले को कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? इंग्लिश वालों कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? इंग्लिश मीडियम में नहीं है, इसीलिए बोला पहले ही कि इंग्लिश वाले बोर्ड पे देखो, हिंदी वाले बुक पे देखो। ठीक है बेटा, इंग्लिश में नहीं था, इसको आपने बना के लिख लेना है। अब आओ पेज नंबर 31 पे आओ, हिंदी मीडियम वाले, और मेरे इंग्लिश वाले आ जाओ। इंग्लिश की ना दिमाग खराब करने के अलावा और कुछ नहीं करती है। इंग्लिश वाले बच्चे आ जाओ बेटा 19th पर। वैसे इंग्लिश वाले बच्चे एक बार ना आप लोग 18 पेज पर आओ, आपको
कुछ पॉइंट्स इसमें से मिल जाएंगे, डिटेल्ड में नहीं है, बहुत शॉर्ट में दे रखे हैं। फिजिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंस नीचे दे रखा है, ग्रोथ इन हाइट, वेट, बोन्स, परमानेंट बॉडी पार्ट्स। और इसी तरीके से पेज नंबर 14 पे देखोगे तो चाइल्डहुड का दे रखा है। नहीं, चाइल्डहुड का वैसे नहीं दे रखा जैसे देना चाहिए, इन्फेंसी का भी नहीं दे रखा, सिर्फ उसका दे रखा है, एडोलेसेंस का दे रखा है इन्होंने, हिंदी की बुक की तरह। चलिए, अब जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो पेज नंबर 19 और पेज नंबर 31 पे आता है, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग फिजिकल डेवलपमेंट। हिंदी मीडियम पेज नंबर 31, इंग्लिश मीडियम पेज नंबर 19। क्वेश्चन है फैक्टर्स अफेक्टिंग फिजिकल डेवलपमेंट, कारक। वो कौन से कारक है जिनसे शारीरिक विकास प्रभावित होता है? मतलब उनके होने ना होने से शरीर पर कौन से अच्छे या बुरे प्रभाव पड़ेंगे। ठीक है, देखो, दो बहुत ही कॉमन रहेंगे, कोई सा भी डेवलपमेंट आ जाए, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, दो तुम्हारे कॉमन रहेंगे, हेरिडिटरी और एनवायरमेंट। ठीक है, पहला आ जाता है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम होता है बेटा हेरिडिटरी, क्या स्पेलिंग होती है इसकी? HEREDETY, ठीक है, हेरिडिटरी। तो माता पिता की शारीरिक रचना तथा स्वास्थ्य का प्रभाव संतान पर भी पड़ता है। रूढ़ तथा निर्बल माता पिता के बच्चे भी वैसे ही होते हैं। स्वस्थ माता पिता की संतान का स्वस्थ शारीरिक विकास होता है। एक आपको हर उसमें पॉजिटिव पॉइंट बताना है, एक नेगेटिव पॉइंट बताना है। ठीक है, हेल्दी पेरेंट्स, हेल्दी चाइल्ड, सिंपल। अगर माँ बाप हेल्दी हैं तो उनका बच्चा भी हेल्दी पैदा होता है। ठीक है, अनहेल्दी पेरेंट्स, अनहेल्दी चाइल्ड। माँ बाप कमजोर हैं, पतले दुबले से हैं, ठीक है, बहुत ही हाइट उतनी अच्छी नहीं है, शरीर उतना अच्छा बना हुआ नहीं है, तो बच्चा भी वैसे ही पैदा होता है। ये हेरिडिटरी का रोल है। ठीक है, दूसरा इसमें एनवायरमेंट, यानी आपका वातावरण। सिंपल बताना है बेटा, दो पॉइंट अगेन, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ठीक है, अगर अच्छा एनवायरनमेंट हम दे रहे हैं, अच्छा एनवायरनमेंट का मतलब क्या क्या आ जाता है? हाइजीन दे रहे हैं हम बच्चों को, ठीक है, क्लीन एयर दे रहे हैं, प्रॉपर सनलाइट, क्लीन वाटर, ठीक है, हाउस, एजुकेशन, प्रॉपर स्पेस, ये सारी चीजें अगर हम उसको अच्छी दे रहे हैं तो उसके शरीर का विकास अच्छा होगा। ठीक है, और अगर बच्चा स्लम एरिया में रह रहा है, ठीक है, जहां पे तुम्हारा अनहाइजीनिक है सब कुछ, ठीक है, कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, हवा साफ नहीं है, धूप प्रॉपरली नहीं आती है, पानी गंदा मिलता है, वहां पर बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो पुअर होगा। ठीक है, इस तरीके से दो दो पॉइंट आपने बताने हैं। फिर आपका आ जाता है तीसरा पॉइंट इसमें, इंटेलिजेंस, बुद्धि, इंटेलिजेंस। अब इंटेलिजेंस क्या है? हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो जितने भी आप फैक्टर्स करोगे फिजिकल कोई से भी डेवलपमेंट के, उसमें बाकी के जो तीन डेवलपमेंट है उनके पॉइंट्स भी आएंगे। अब यहाँ हम फिजिकल कर रहे हैं तो यहाँ पे हम कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल के बारे में लिखेंगे। जब मैं सोशल वाला पढ़ाऊंगी तो वहां पे हम फिजिकल, कॉग्निटिव और इमोशनल के बारे में लिखेंगे। तीन पॉइंट आपके ऐसे बन जाएंगे, 5 पॉइंट हो गए। ठीक है, दो आपने हेरिडिटरी और वातावरण के डालने ही डालने हैं, जितने भी फैक्टर्स आएंगे आपके पीसीएससी के। ठीक है, इसका आए, इसका आए या इसका आए, ये दोनों पॉइंट मैंडेटरी है। उसके बाद जिसका पूछा गया है उसके अलावा बाकी ये तीन आपने डालने ही डालने हैं। ठीक है, सी पूछेंगे तो पी एस ई डालना, एस पूछेंगे तो पीसीई डालना, ई पूछेंगे तो पीसीएस डालना। ठीक है, अब आता है बुद्धि, इंटेलिजेंस, यानी कि आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात हो रही है इसके अंदर।
ठीक है। विभिन्न अध्ययनों के अनुसार बुद्धि एक ऐसा महत्वपूर्ण कारक है जो बालक के शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। चलना, उठना, बैठना, दौड़ना, कूदना आदि सभी व्यवहार बुद्धि से संबंधित होते हैं। अत्यधिक बुद्धिमान बालकों में यह गत्यात्मक व्यवहार जल्दी ही विकसित हो जाता है। यह भी देखा गया है कि अधिक बुद्धि वाले बालकों का स्वास्थ्य और लंबाई अन्य बच्चों की अपेक्षा अधिक होती है। तो इसमें आप बात करोगे बेटा आईक्यू की, कि जिन बच्चों का आईक्यू ज्यादा होता है उनका शारीरिक विकास भी अच्छा फास्ट देखने को मिला है। इनकी हाइट, इनका वेट, ये सब जो है नॉर्मल बच्चों के मुकाबले ज्यादा देखने को मिलता है, तेज गति से मतलब होते हुए देखने को मिलता है। ये जो बच्चे होते हैं जिनका आईक्यू ज्यादा होता है, ये बच्चे बाकी नॉर्मल बच्चों से जो है ज्यादा जल्दी वॉक, नहीं पहले आ जाएगा आपका सिट, क्रॉल, स्टैंड एंड वॉक करना शुरू कर देते हैं। बैठना, रेंगना, खड़े होना और चलना ये पहले शुरू कर देते हैं। ठीक है, जिन बच्चों के आईक्यू अच्छे होते हैं, आई मोर आईक्यू में दोनों लिख रहे हैं बेटा, एवरेज बच्चे भी और आपके जीनियस बच्चे भी। ठीक है, ये आपका पॉजिटिव पॉइंट हो गया। नेगेटिव पॉइंट में आपने क्या डाल देना है, लो आईक्यू वाले बच्चे। जिन बच्चों का आईक्यू लो होता है यानी लेस देन 90 बेटा, ये जो बच्चे होते हैं इनका शारीरिक विकास उतना अच्छा नहीं होता। बेसिक जो काम होते हैं बेटा, बेसिक टास्क आपके जैसे खाना खाना, नहाना, कपड़े पहनना, इसके लिए भी ये बच्चे दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं। इसलिए इनका जो शारीरिक विकास है, फिजिकल डेवलपमेंट जो है वो स्लो होता है। स्लो क्या, बहुत ही बेकार होता है। ठीक है, जितना आपका 90 से कम आईक्यू जाता जाएगा, ये जो बच्चे होते हैं ये आपके बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे इन्हें कुछ पता ही नहीं होता दीन दुनिया के बारे में। ठीक है, इनकी लार आ रही है, उस लार को आप साफ कर रहे हो। ठीक है, इनके हाथ आपको हर वक्त पोंछने पड़ रहे हैं, बिल्कुल जैसे छोटा बेबी होता है ना, वैसे इन बच्चों को आपको ट्रीट करना होता है, चाहे वो बड़े ही क्यों ना हो जाए। ठीक है, आईक्यू वाला पार्ट समझ आ गया। 2 पॉइंट कैसे समझाने हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। बीच बीच में बोलते रहा करो, ठीक है, ऐसा लगता है कि मैं पढ़ा रही हूँ किसी को। चाहे हाँ, चाहे थम्स अप देते रहा करो अपनी तरफ से। 3 पॉइंट हो गए, चौथे पे आ जाओ, फूड, खाना। सिंपल है, हेल्दी फूड देंगे। ठीक है, हेल्दी फूड में दो चार नाम लिख देना, जैसे कि आपका जो फूड है वो कैसा होना चाहिए, बैलेंस डाइट वाला होना चाहिए, जिसके अंदर सभी प्रकार के पोषक तत्व हो, जैसे कि आपका कार्ब्स भी हो, फैट्स भी हो, प्रोटीन्स भी हो। ठीक है, इसमें आपका बेटा मिनरल्स भी हो, वाइटामिन भी हो, रफेज भी हो, वाटर भी हो। बेसिक अपनी तरफ से बना के लिख दिया, मैं बुक से पढ़ा भी नहीं मैंने वाला पॉइंट। ठीक है, तो बच्चे का जो शारीरिक विकास है वो अच्छा होगा। दूसरा, अगर बच्चे को हम ज्यादातर जंक फूड देंगे, ठीक है, इसकी वजह से बच्चे का जो शरीर है वो कैसा हो जाएगा, बीमार, बच्चा बीमार पड़ेगा। और बीमार बच्चा जो होता है वो फिजिकल एक्टिविटीज नहीं कर पाता है, और अगर वो फिजिकल एक्टिविटीज नहीं कर पाएगा तो उसका डेवलपमेंट भी बेकार हो जाएगा। ठीक, फिर आ जाओ इसमें नेक्स्ट पॉइंट आपका, ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इसमें आप बहुत कुछ लिख सकते हो। एक्टिविटीज ऑफ ग्लैंड्स, चलो ये वाला लिखो, लव एंड अफेक्शन, प्रेम। ठीक है, ये आपका है बेटा इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक, लव एंड अफेक्शन में अगर पेरेंट्स जो है ये बच्चे को लव एंड अफेक्शन देते हैं, केयर देते हैं, ठीक है, बच्चे का ख्याल रख रहे हैं प्रॉपरली, उसके हाइजीन का, उसको प्यार से उससे बात कर रहे हैं, ठीक है, उसकी फीलिंग्स को समझ रहे हैं, उसके साथ डिस्कशंस कर रहे हैं, तो बच्चे का शारीरिक विकास भी अच्छा होता है, क्योंकि फिर वो उतना ही चीजों में पार्टिसिपेट करने का उसका मन करता है। ठीक है, वहीं अगर दूसरी तरफ पेरेंट्स जो है वो उसको धुतकार देते हैं बच्चे को, ठीक है, धुतकारने को क्या बोलेंगे, मान लीजिए आप पेरेंट्स जो है वो अथॉरिटेटिव है, टेटिव होता है, टेरियन होता है, टेटिव होता है, टेरियन होता है। दो टाइप्स के पेरेंट्स होते हैं, वैसे 4 टाइप्स के पेरेंट्स होते हैं। ठीक है, अथॉरिटेरियन वाले कौन से होते हैं,
अथॉरिटेरियन, हाँ अथॉरिटेरियन होते हैं, टेटिव तो अच्छे होते हैं, अथॉरिटेटिव अच्छे पेरेंट्स होते हैं। अगर पेरेंट्स अथॉरिटेरियन है, ठीक है, अथॉरिटेरियन होते हैं बेटा, जो बच्चों की बातें नहीं सुनते, ठीक है, डिक्टेटर वाले जो पेरेंट्स होते हैं, स्ट्रिक्ट पेरेंट्स जो होते हैं, ठीक है, ये पेरेंट्स अपने बच्चों की किसी बात की वैल्यू नहीं करते, उन्हें प्यार नहीं करते, ठीक है, उनके डिसीजंस की वैल्यू नहीं करते हैं। इनके बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट थोड़ा कम हो जाता है। ये पेरेंट्स ऐसे होते हैं, घर में रहो, बाहर मत निकलो, ठीक है, ये मत करो, वो मत करो, हर चीज में ना, ठीक है। अगर बच्चा मान लो घर में भी कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, तो नहीं, नहीं करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, ठीक है। अगर वो बेड से कूदने की कोशिश कर रहा है, मत करो, ठीक है, दीवार पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है, मत करो। तो ऐसे जो पेरेंट्स होते हैं, ये बच्चे के शारीरिक विकास में नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये रोक टोक बहुत ज्यादा रखते हैं। और एक हमारे अथॉरिटेटिव पेरेंट्स होते हैं, जो प्यार तो करते ही करते हैं, लेकिन हाँ गलत बात पे रोकते भी हैं, ठीक है। जैसे हमारे माँ बाप है, हमारे माँ बाप ने हमें रोका नहीं साइकिल चलाने से, कहीं बाहर हम साइकिल चला रहे हैं या हम बेड से कूद जाते थे, या थोड़ी ऊंचाई से कूद रहे हैं, या झूला डाल के उस पर खड़े होकर झूला झूल रहे हैं। हमारे टाइम पे इतनी रोक टोक नहीं होती थी, लेकिन अभी हमारे जो बच्चे हैं, हम उनको रोकते हैं बहुत, हम उनको बालकनी के पास नहीं जाने देते, सीढ़ियों के पास नहीं आने देते। हम सीढ़ियों से लुढ़क जाते थे, हमारे पैर फंस रहे होते थे, कोई नहीं, बड़ा हो गया, ऐसे कहके छोड़ देते थे, कोई नहीं कोई नहीं, चोट लग गई, बड़े हो गए, उठ जाओ, ठीक है। तो गिर रहे हैं, घुटना टूट के आ रहा है, कोनी टूट के आ रही है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता था हमारे माँ बाप को, मजबूत हो रहा है। अभी देख लो, इतनी सी चोट लगती है, दिल ऐसे हो जाता है बस एकदम कि मेरे बच्चे को क्या हो गया। तो लव एंड इफेक्शन दो, लेकिन ऐसे दो कि आपका बच्चा स्ट्रांग भी बने, ठीक है। ये दो पॉइंट्स हो गए आपके इमोशनल के। फिर आ जाओ इसमें स्लीप, नहीं पहले प्ले एंड वो आएगा। ये तुम्हारे हिंदी मीडियम वाले बच्चे, फिजिकल एक्सरसाइज, हाँ दे रखे हैं ये वाले आपके में भी, प्ले एंड एक्सरसाइज, ठीक है। ये तो बहुत ही जरूरी है, जो बच्चे खेलते हैं कूदते हैं डेली, खेलना और एक्सरसाइज, उनका जो डेवलपमेंट है वो अच्छा होता है, ठीक है। और जो बच्चे मोस्टली इंडोर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं, ज्यादा बैठते हैं, उन बच्चों का जो विकास होता है वो पुअर होना शुरू हो जाता है, खराब होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसमें आप ये बता देना कि इंडोर और आउटडोर की अहमियत समझा देना इसमें, ठीक है। फिर आ जाता है आपका स्लीप एंड रेस्ट। स्लीप एंड रेस्ट भी बहुत जरूरी है, जैसे कि these two are also essential for proper body growth, otherwise child gets irritable. A small child should not be disturbed when he is sleeping. अगर आप लोगों ने कभी नोटिस किया हो कि जो छोटे बेबीज होते हैं, अगर उनको उनकी कच्ची नींद से उठा दो, अ, हिंदी मीडियम में तो 31 से लेके 33 तक चल रहे हैं, बीच बीच में आ रहे हैं। प्ले एंड रेस्ट वाला बेटा तुम्हारा 15वां पॉइंट है 33 पे, और इंग्लिश में 19 पेज पे हूँ, ठीक है। तो नींद जो होती है, स्लीप और रेस्ट जो है, ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। कहते हैं 16 घंटे जो है हमारा जो बेबी इन्फेंट होता है, उसको सोना चाहिए। छोटे बच्चे की नींद आप खराब करते हो, तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, जैसे उनमें से मैं भी एक थी, जिनको वॉमिटिंग होनी शुरू हो जाती है, तबीयत बिगड़ जाती है उनकी, अगर उनकी नींद खराब कर दो, ठीक है। तो बच्चों को सोने भी देना चाहिए, रेस्ट बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये बच्चे जो है इरिटेटेड हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन इनके अंदर आने लगता है, अगर इनको नींद पूरी तरीके से नहीं मिल रही है, ठीक है। अभी आप देखो, बच्चे 2-2 बजे, 1-1 बजे, 12-12 बजे रात में सो रहे हैं, और फिर सुबह उनको 6 बजे उठना पड़ रहा है। 8 घंटे की नींद भी स्कूल का बच्चा ले नहीं रहा आज के टाइम पे। तो इसीलिए स्ट्रेस और इरिटेशन इतनी ज्यादा बढ़ी हुई है। हमारे टाइम पे क्या होता था, अगर रात में हमें 10-11 बजे सुला देते थे माँ बाप, सुबह 5 बजे उठा दिया, उसके बाद स्कूल से आए हैं तो मार पीट के सुला देते थे दोबारा से, कि चुपचाप से सो जाओ, कितनी कोशिश कर लो कि नहीं निकल जाएंगे दोपहर में, बाहर भाग जाएंगे, लेकिन हमारे माँ बाप पकड़ के मम्मी सुलाती थी, नहीं सो, नहीं सोना है तो लेटो मेरे पास चुपचाप से, ठीक है। तो स्लीप एंड रेस्ट हमें प्रॉपर दिया जाता था। हमारी पेरेंटिंग उतनी अच्छी नहीं हो रही जितनी अच्छी हमारे पेरेंट्स ने हमारी की है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स आपने इसके अंदर डालने हैं। इसके बाद इसमें और क्या आ जाएगा, कितने हो गए, 7 पॉइंट्स हुए हैं अभी। फिजिकल एक्सरसाइज हो गया हमारा, फ्रेश, हिंदी वाले बच्चे, ये जो फ्रेश एयर एंड सनलाइट है, ये एनवायरनमेंट वाले पॉइंट में ही डाल देना आप, ठीक है। इसके बाद एक पॉइंट आपका ये हो जाएगा, 8th पॉइंट है बेटा ये, फैमिली एंड
सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति। देखो, अगर परिवार का इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा है, ठीक है, तो वो अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दे पाएंगे, राइट। वो अपने बच्चे को डांस क्लासेस में डाल रहे हैं, बैडमिंटन क्लासेस में डाल रहे हैं, क्रिकेट क्लब में डाल रहे हैं, अलग अलग चीजों में वो ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज अपने बच्चों को दे पाएंगे। ठीक है, अगर इकोनॉमिक स्टेटस उतना अच्छा नहीं है, पेरेंट्स जो है गरीब है, तो बच्चे को अपॉर्चुनिटीज मिलने के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसके शारीरिक विकास पे असर पड़ सकता है। ठीक है, रेगुलर रूटीन हो गया, स्लीप एंड रेस्ट हो गया, लव हो गया, और सिक्योरिटी भी उसी में ही आ जाता है। लव एंड अफेक्शन में हम बच्चे को अगर ये दिखाएंगे कि बेटा तू हमारे साथ सिक्योर है, ठीक है, बच्चे की तरफ अगर हम एक सिक्योरिटी वाली जो भावना होती है, बच्चे को अगर ये लगेगा कि हाँ, अगर मैं गिरता हूँ, मुझे चोट लगती है, मैं अगर मेरे साथ कुछ होता है तो मैं अपने पेरेंट्स को जाके बता सकता हूँ, तो वो बच्चा सिक्योर फील करता है और वो बच्चा कॉन्फिडेंट फील करता है, और कॉन्फिडेंट के जरिए से घर से बाहर निकलेगा और अपने शारीरिक विकास पे काम करेगा। 8 पॉइंट्स आर मोर देन इनफ। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी? कुछ कह रहे हो? क्लियर है? चलो, पेज नंबर 34 पर आ जाओ। हिंदी मीडियम, 20 इंग्लिश मीडियम। अब आते हैं हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे। हिंदी मीडियम में बेटा 34, इंग्लिश मीडियम में 20। पानी पी लूं मैं? अब हमारा जो आता है ये है इंटेलेक्चुअल और मेंटल डेवलपमेंट, बौद्धिक या मानसिक विकास। बौद्धिक या मानसिक विकास, ये जो विकास है बेटा, इसको हम जानते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के नाम से। ठीक है, ये यही टर्म यूज होता है हमारा सीटीपी में, पूरी सीडीपी या पूरी पेडागोजी में जो टर्म हम यूज करते हैं इंटेलेक्चुअल, मेंटल या अपने ब्रेन के लिए, वो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, अब पहले देखेंगे संज्ञानात्मक विकास होता क्या है। संज्ञानात्मक विकास बना है वर्ड कॉग्निशन से। कॉग्निशन का मतलब होता है ब्रेन, संज्ञान, ठीक है, माने मस्तिष्क। मस्तिष्क के अंदर होने वाली सारी एक्टिविटीज को कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास। इसमें आप एक डायग्राम बनाओगे बेटा, इस तरीके से आपने ब्रेन बनाना है। आपने बताना है ये लेफ्ट हेमिस्फेयर है, ये राइट हेमिस्फेयर है। दो पार्ट्स होते हैं हमारे ब्रेन के, एक लेफ्ट साइड होती है, एक राइट साइड होती है। ठीक है, राइट साइड जो होती है ये हमारी क्रिएटिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, रचना, कोई भी क्रिएटिविटी, जैसे आप डांस सीख रहे हो, म्यूजिक सीख रहे हो, ड्राइंग सीख रहे हो, उसमें जो आपके आइडियाज आते हैं वो क्रिएटिविटी होती है। ठीक है, लेफ्ट साइड जो होती है ये हमारे लॉजिक के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, यानी तर्क, जैसे मैथ्स, कैलकुलेशन, साइंटिफिक रीजनिंग और भाषा, ये लॉजिक्स होते हैं। ठीक है, तो दो हमारे हेमिस्फेयर होते हैं, और जैसे जैसे डायग्राम बना रही हूँ, समझा रही हूँ, वैसे ही थ्योरी में लिखते जाना। ठीक है, डायग्राम बनाना और उसकी थियोरेटिकल लिखते जाना, उसकी थ्योरी लिखते जाना। अब क्या क्या होता है ब्रेन में बताओ? इमेजिनेशन, आप सोचते हो, ठीक है। अटेंशन, आप चीजों पे ध्यान देते हो। परसेप्शन, आप चीजों को लेके नजरिया बनाते हो। डिसीजन मेकिंग, आप चीजों पे फैसला लेते हो। ठीक है,
मेमोरी, आप चीजें याद रखते हो अपने ब्रेन से। इस तरफ और क्या आएंगे? मेमोरी, इमेजिनेशन, इधर वाला देख लो, रीजनिंग, तर्क देते हो, ठीक है। आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हो, समस्या का समाधान अपने दिमाग से करते हो, ठीक है। भाषा, भाषा का विकास दिमाग से होता है। कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, किसी भी चीज को लेके कॉन्सेप्ट दिमाग में बनते हैं। जैसे कि आपने पानी देखा, तो पानी आपने अगर किसी पूल में देखा तो आपको वो ब्लू कलर का नजर आया, और आपने अगर कोई काई लगा हुआ पानी देखा, एल्गे वाटर, आपको ग्रीन नजर आया। तो एक बच्चा जिसको अभी नहीं पता कि पानी का रंग क्या होता है, वो कहेगा कि पूल वाला बच्चा कहेगा कि पानी नीला होता है। काई वाला पानी देखने वाला बच्चा कहेगा कि पानी हरा होता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट हम बनाते हैं चीजें देख के या सुनकर, वो कहाँ से बनती है? दिमाग से बनती है, ठीक है। और इसमें आपका और भी चीजें आ जाती हैं, इतनी काफी है वैसे अभी के लिए। परसेप्शन हो गया, मेमोरी हो गया, टेंशन हो गया, लैंग्वेज हो गया, अंडरस्टैंडिंग हो गया, टेंशन, इमेजिनेशन, मेमोरी, कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम हमारे ब्रेन से करते हैं। इन सारी चीजों में विकास होना, ठीक है, इन सारी चीजों में विकास होना कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहलाता है। में एक जो छोटा बच्चा होता है, इन्फेंट जो होता है, उसकी कोई इमेजिनेशन नहीं होती, ठीक है। लेकिन जब वो बाल्य अवस्था में आता है तो वो इमेजिन करना चीजें शुरू कर देता है, ठीक। अटेंशन, एक बाल्यावस्था वाले बच्चे को, चाइल्डहुड वाली स्टेज का जो बच्चा होता है, उसका अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है, ठीक है। अभी वो इधर ध्यान दे रहा है, थोड़ी देर बाद उसका ध्यान कहीं और चला जाएगा। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, किशोर अवस्था में आ गए या एडल्ट हो गए, अब हमारा ध्यान एक ही जगह होता है, और इतना ज्यादा होता है कि कभी कभी हम डर भी जाते हैं। जैसे मैं पता नहीं क्यों, मैं तो मम्मी एकदम बनती जा रही हूँ। मेरी मम्मी के साथ भी होता था, मेरे साथ भी होता था। मैंने रील्स में भी ये चीज बहुत देखी है कि माओ को किचन में अगर वो काम कर रही है और पीछे से उनको कुछ बोलो ना मम्मी, तो वो डर जाती है। मैं भी डर जाती हूँ, मेरे पीछे से कोई आता है किचन में और कोई बोलेगा ना एकदम से, तो मैं डर जाती हूँ बहुत तेज, ठीक है। तो अटेंशन इतना ज्यादा किसी चीज में हम घुसा देते हैं हम अपनी, कि आसपास की चीजें ही भूल जाते हैं। नजरिया, छोटे बच्चों का कोई नजरिया नहीं होता। छोटे बच्चे जो होते हैं इनफैंट, उनका कोई परसेप्शन नहीं होता। लेकिन जब वो बाल्य अवस्था में जाते हैं तो वो ईगो सेंट्रिक हो जाते हैं, बहुत ज्यादा घमंडी हो जाते हैं, ठीक है। उनको लगता है मेरा ही नजरिया बिल्कुल सही है। लेकिन आज अब हम जितने बड़े हैं, उस उम्र में हम क्या देखते हैं, हम हर किसी के नजरिए की बात करते हैं। एक वो आता है ना फिलोसफिकल डायलॉग हमारा, नजरिए नजरिए की बात है, सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ठीक है। ये वाली चीज आ जाती है। डिसीजन मेकिंग, छोटे बच्चों की डिसीजन मेकिंग उतनी अच्छी नहीं होती जितनी बड़ों की होती है। मेमोरी, इन्फेंट्स की कोई मेमोरी नहीं होती। 2 साल तक के बच्चे को अपनी कोई चीज याद नहीं रहती, ठीक है। फिर बाद में वो अपनी मेमोरी उसकी बनने लगती है। 3-4 साल का बच्चा भी आपको बताएगा कुछ दिनों बाद, मैं बहुत सालों बाद नहीं बोल रही, कुछ टाइम बाद, जैसे अगर वो बता देगा कि हाँ कुछ टाइम पहले हम वहां रहते थे, या मेरे पास ये गाड़ी थी, तो मेमोरी में उसकी चीजें स्टोर हो रही हैं, ठीक है। तर्क देना शुरू कर देते हैं। किशोर अवस्था वाले बच्चे जो है वो कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट चीजों पे तर्क देते हैं, ठीक। बाल्यावस्था वाले बच्चे कॉन्क्रीट चीजों को लेके रीजनिंग देते हैं, तर्क वितर्क करते हैं। समस्या समाधान, अपनी प्रॉब्लम्स को लेके सोल्यूशन ढूंढना शुरू हो जाते हैं जैसे जैसे हम बड़े होते हैं। भाषा का विकास, एक छोटा बच्चा अपनी बात रो कर कहता है, बलबला कर कहता है। एक बड़ा बच्चा अपनी बात खुले शब्दों में कहता है। और धारणा, वही कॉन्सेप्ट कि जब हम हमें कोई चीज नहीं बताई जाती है तो उसे देख के या सुन के हम गलत धारणाएं बना लेते हैं, कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। लेकिन बाद में हमारे टीचर्स या हमारे जो बड़े पेरेंट्स हैं, वो उन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं। जैसे बचपन में हमें डराया जाता था ना कि गुठली मत खाना, या बीज मत खाना, तो तुम्हारे पेट में पेड़ उग जाएगा। ये कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में बनाया जाता था, तो हम डरते थे कि इमली खा रहे हैं या वाटरमेलन खा रहे हैं, तो उसका जो बीज
बीज है वो पेट में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, बड़ा डर लगता था, चला जाता था तो रोने लगते थे कि अब हमारे पेट में पेड़ उग जाएगा, पेड़ उग जाएगा। बट बाद में जब हमें कुछ चीजें क्लियर हुई, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, तो हमें पता चला कि यार पेड़ उगने के लिए मिट्टी और पानी और ये सब चाहिए होता है, तो पेट में वो नहीं उग सकता। ठीक है, और अभी की जनरेशन देखो, जैसे मेरा बेटा है, मैंने उसको ये वाली बात बहकाने की कोशिश करी, मैंने कहा चलो थोड़ा सा इसको पुराने जमाने में लेके जाते हैं। मैंने उसको बोला वाटरमेलन खा रहा था, मैंने बोला बीज मत खाना, पेड़ उग जाएगा। उसने मेरे को सुना दिया, कह रहा आप पागल हो गया, बीज थोड़ी उगता है, बीज के लिए वाटर चाहिए होता है, सनलाइट चाहिए होता है, सॉइल चाहिए होती है, मेरे पेट में मिट्टी थोड़ी है जो। मेरा पोपट हो गया थोड़ा उसके सामने। ठीक है, बट ये जनरेशन थोड़ी स्मार्ट है, हम उतने स्मार्ट नहीं थे, हम थोड़े डम्ब टाइप थे, हम डर जाते थे। तो ये होता है कॉग्निशन। अब ये इतनी लंबी मैंने राम कथा जो आपको सुनाई, इतनी लंबी चौड़ी, आराम से 2-3 पेज आप इसमें भर सकते हो। भर लोगे? हाँ कि ना? यार इतनी प्यास क्यों लग रही है सर्दी में, वो भी। हाँ जी राजे, क्या कह रहे हो? कोई मैम मैम बोल रहा था? नहीं बोल रहा था? कोई नहीं, चलो। अब इसमें क्या बताओगे? ओके, अब आ जाओ पेज नंबर 35 पर और इंग्लिश वाले 21 पर। ये जो सारी चीजें हैं, इनका अलग अलग विकास कैसे होता है। डेवलपमेंट ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ कॉग्निटिव, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, कुछ भी कह लो, डेवलपमेंट। ठीक है, विभिन्न पक्षों का विकास। चलो, इसमें आपने बताना है कि हमारे दिमाग में ये जो अलग अलग चीजें होती हैं, इनका विकास कैसे कैसे होता है। पहला आपका आ जाता है सेंसेशन एंड परसेप्शन। पहले सेंसेशन समझ लेते हैं। सेंसेशन होता है बेटा जिसके अंदर आपकी जो ज्ञान इंद्रियां हैं, ठीक है, 5 आपके जो सेंस ऑर्गन हैं, इनकी मदद से आप दुनिया की कोई भी चीज अपने ब्रेन तक पहुंचाते हो, उसको बोलते हैं सेंसेशन। बस इतना ही इसका लेना देना होता है। ठीक है, सेंसेशन का मतलब क्या है? सेंडिंग मैसेजेस टू ब्रेन, अपने दिमाग तक। मैसेज को हिंदी में क्या बोलते हैं? संदेश। अपने दिमाग तक संदेश पहुंचाना बाय द हेल्प ऑफ दीज 5 सेंस ऑर्गन। ये 5 सेंस ऑर्गन इसमें आपने एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, कि ह्यूमन के पास 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, आईज, ईयर्स, नोज, टंग और स्किन। इनकी मदद से वो चीजों को देखता है, सुनता है, स्मेल करता है, टेस्ट करता है और फील करता है, और उसी हिसाब से वो दिमाग को संदेश भेजता है या मैसेजेस भेजता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं सेंसेशन। इस प्रोसेस को कहते हैं सेंसेशन। ठीक है, मैंने गरम बर्तन छुआ तो मेरी स्किन ने मेरे दिमाग को एक सिग्नल भेजा कि बर्तन गरम है। ठीक है, फिर आता है परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब होता है नजरिया, यानी कि इंटरप्रिटेशन। मेरा जो ब्रेन है बेटा, वो सेंसेशन द्वारा भेजे गए सिग्नल को इंटरप्रेट करेगा, डिकोड करेगा और मुझे कमांड भेजेगा। मतलब कि गरम बर्तन को जब मैंने बेयर हैंड से टच किया था तो मुझे गरम लगा था, वो मेरे दिमाग तक सिग्नल गया, मेरे दिमाग ने बोला हाथ को पीछे ले। ठीक है, मेरा दिमाग क्या बोलेगा? पुल योर हैंड अवे, क्योंकि बर्तन गरम है और आपका हाथ जल जाएगा। इसको बोलते हैं परसेप्शन, जब आपका दिमाग भेजे हुए सिग्नल्स को इंटरप्रेट करता है, जब आप नजरिया बनाना शुरू कर देते हो चीजों को लेके। ठीक है, ये सिंपल आपके सेंसेशन और परसेप्शन 2 टॉपिक। दूसरा आता है हमारा
लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमारे दिमाग में होती है बेटा कॉग्निशन में, वो होता है भाषा का विकास। ठीक है, लैंग्वेज डेवलपमेंट, इसमें आपको अवस्थाएं बतानी पड़ेंगी। मैं आपको आसान भाषा में बता देती हूँ सारी चीजें लैंग्वेज डेवलपमेंट की। देखो, इसमें आप इस तरह से आंसर लिखना कि जो हमारा इन्फेंट होता है यानी कि 0 से 2 साल का जो बच्चा होता है बेटा, ठीक है, ये पहले अपनी बात रोक के कहता है, फिर ये जाता है कूइंग। कूइंग यानी बेटा कूकना। ठीक है, कूकना यानी वॉवल्स यूज करना। उसके बाद ये बच्चा बैबलिंग करना स्टार्ट करता है। बैबलिंग का मतलब है बलबलाना। बलबलाना मतलब कॉन्सोनेंट यूज करना शुरू करेगा। ठीक है, उसके बाद ये जो बच्चा है बेटा वन वर्ड बोलेगा। वन वर्ड यानी एक शब्द, वो नाउन होगा। फिर ये बच्चा टू वर्ड स्टार्ट कर देगा। ठीक है, टू वर्ड यानी कि वो नाउन प्लस वर्ब होगा। ठीक है, और उसके बाद ये बच्चा लॉन्ग अटरेंस स्टार्ट कर देगा यानी वाक्य बनाना शुरू कर देगा बेसिक ग्रामर के साथ। ठीक है, इस तरीके से बच्चा जो है भाषा सीखना शुरू करता है। फिर चाइल्डहुड में जो बच्चा आता है और ये बच्चा जब स्कूल जाना शुरू करता है तो ये प्रॉपर सेंटेंसेस बोलना शुरू कर देता है। इस बच्चे की जो ग्रामर होती है वो इनहेंस्ड हो जाती है क्योंकि स्कूल में जाकर वो प्रॉपर, ग्रामर का मतलब क्या होता है बेटा, रूल्स, नियम। ग्रामर का मतलब क्या है, रूल्स, नियम। प्रॉपर उस भाषा के नियमों को सीखता है और उसको समझ आता है कि मुझे किस तरीके से सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब या सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट करना है, और उसकी जो भाषा है उसका जो शब्दकोश है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, जैसे एक 2 साल का जो बच्चा है ये मात्र 272 शब्द बोलता है, इसको मात्र 272 शब्द पता होते हैं। लेकिन एक 5 साल का जो बच्चा होता है इसको बेटा 2072 शब्द आ जाते हैं। इसकी जो वोकैबुलरी है वो 2072 शब्द से ज्यादा होती है 5 साल के बच्चे की। ठीक है, और जैसे जैसे हम और बड़े होते चले जाते हैं, अगर मैं 8 साल के बच्चे की बात करूं तो 16,000 शब्द एक 8 साल के बच्चे को आते हैं। शब्द से क्या मतलब है मेरा, मैं एक सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स बोल रही हूँ वो सब शब्द है। ठीक है, जैसे मैं जा रहा हूं तो मैं जा रहा हूं, ये 4 शब्द है। ठीक है, ये 4 वोकैबुलरी है, तो ये वो शब्दकोश उसका इतना बढ़ जाता है। वहीं एक छोटा जो बच्चा होता है, ठीक है, 18 महीने का ये जो बच्चा है ये 1 या 2 ही शब्द बोलना अभी जानता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लैंग्वेज डेवलपमेंट समझा दोगे। ये वाली चीज बताना जो मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखी है। ठीक है, आपकी बुक्स में जो पॉइंट्स हैं उसमें सारा कुछ दे रखा है। स्टैमर, स्टैमर शुरू में बच्चा चिल्लाता है यानी क्राइंग। किलकारी यानी कि कूइंग, जैसी ध्वनियां निकालता है, यही किलकारी बच्चों की इच्छाओं का संकेतक होती हैं। तो बच्चे जो आवाजें निकालते हैं ना, आ ई उ, उससे माँ समझ जाती है कि उसको क्या चाहिए। ठीक है, जन्म के बाद प्रथम वर्ष में बच्चा कुछ शब्द सीखता है, वन वर्ड। ठीक है, उसका शब्द भंडार बढ़ने लगता है। भाषा के विकास में अनुकरण का बहुत महत्व है। ये चीज आप इसमें पॉइंट लिख सकते हो कि बच्चे इमिटेशन करते हैं बेटा। इमिटेशन यानी अनुकरण, ये वर्ड बहुत यूज होगा आपका, यानी कि नकल करना। पेरेंट्स की या जो भी उनके सामने होता है उनकी नकल करना ये शुरू कर देते हैं। और जितना ये नकल करेंगे, इमिटेशन करेंगे, आप उतना ही इनको रीइंफोर्समेंट दीजिए बेटा। रीइंफोर्समेंट होता है पुनर्बलन। 2 तरीके का होता है पुनर्बलन बेटा, एक होता है दंड और एक होता है पुरस्कार। ठीक है, दंड नहीं देना है, पुरस्कार देना है। पुरस्कार से मतलब है एप्रिसिएशन। जैसे छोटा बच्चा जब पहली बार बोलता है मम्मा या पापा, तो आप उसको एनकरेज करते हो ना, अरे वाह इसने बोला बोला, दोबारा बोलो बेटा, दोबारा बोलो। तो आगे भी जब वो भाषा सीख जाता है, अब हमारे साथ क्या होता है, पहले तो हम बड़े खुश होते हैं जब वो मम्मा पापा बोलना शुरू करता है, पहला पहला शब्द। लेकिन जब वो बाद में क्यों करना शुरू करता है, क्यों क्यों, ऐसे क्यों वैसे क्यों, तो हम इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जब वो बहुत ही बार बार बोलना है मम्मा ये कर दो, मम्मा वो कर दो, मम्मा ये मम्मा वो, तो हम परेशान होना शुरू होते हैं, हम डांट देते हैं उसको कि चुप रहा कर, कितना बोलता है। ये चीज नहीं करनी चाहिए। ठीक है,
एटलीस्ट 7 साल तक जो है बच्चों को बोलने दो, उनको जितना वो चाहते हैं उनको बोलने दो, वो जितना बोलेंगे उतना आप उनको अप्रिशिएट करिए उनकी भाषा पे, अच्छी भाषा पे उनको बताइए कि बेटा गलत भाषा क्या होती है, अच्छी भाषा क्या होती है, अगर वो कहीं से सुन भी ले रहे हैं, ठीक है, और उनको पुनर्बलन देते रहिए। इससे क्या होता है, भाषा का जो विकास है ये बहुत अच्छा होता है बच्चे का, ठीक है। इसमें आप बच्चे को एक से ज्यादा भाषा भी सिखाइए, वो सीख जाएगा। कई बार बच्चों में भाषा संबंधी दोष भी उत्पन्न हो जाते हैं, तो दोष में आप स्टैमरिंग के बारे में बता सकते हो, ठीक है। बच्चे जो है वो हकलाना शुरू कर देते हैं बेटा, या तुतलाना शुरू कर देते हैं बच्चे जो होते हैं, ठीक है, वो मस्तिष्क में किसी क्षति की वजह से होता है, ठीक है, ब्रेन में कोई इंजरी हुई है, कहीं चोट लगी है, या बचपन में कुछ ऐसा रहा है, ठीक है। बच्चा जो है वो माँ के पेट में जब था तब माँ ने प्रॉपरली उतना ध्यान नहीं रखा है, ठीक है, तो कुछ ऐसी चीज हुई है, मस्तिष्क में क्षति पहुंची है जिसकी वजह से बच्चा स्टैमर कर रहा है या तुतला रहा है, या प्रॉपर उसको एनवायरनमेंट नहीं मिला है जहां पे वो अपनी भाषा को सुधार सके, ठीक। कई बार बच्चों में शब्दकोश में वृद्धि होने से उनमें वाक्य निर्माण, भावों को व्यक्त करने की क्षमता होती है। बच्चे वोकैबुलरी डेवलप करते हैं, फिर सेंटेंस मेकिंग स्टार्ट करते हैं और फिर वो अपनी बातें एक्सप्रेस कर पाते हैं। बचपन में कुछ शब्दों के विकास से लेकर किशोर अवस्था तक भाषा विकास में परिपक्वता आ जाती है, ठीक है। वर्ड्स के साथ साथ बच्चों में मेच्योरिटी आ जाती है कि मुझे कहाँ पे कैसी भाषा यूज करनी है। इसको हम क्या बोलते हैं, यूज ऑफ लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। सिचुएशनली हमें यूज करनी आ जाती है फ्रॉम इन्फेंसी टू एडोलेसेंस। किसी के यहाँ किसी का देहांत हो गया है, इंतकाल हो गया है, कोई गुजर गया है, ठीक है, वहां पे एक छोटा बच्चा जो उसको नहीं पता, वो हंस रहा है, खेल रहा है, खिलौनों खिलौनों से खेल रहा है, चॉकलेट खा रहा है, उसको नहीं पता है चीजें, लेकिन जब वो बड़ा होता है किशोर अवस्था तक जाते जाते हमें ये समझ आ जाती है कि किसी के यहाँ कोई गुजर गया है तो वहां पे मुझे कैसे रहना है, क्या बात बोलनी है, क्या नहीं बोलना है, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट में भाषा इस्तेमाल करना हमें आ जाता है। एक छोटा बच्चा जो है उसको नहीं पता दोस्त के सामने और पापा के सामने कैसे बात करनी है, ठीक है, लेकिन एक किशोर अवस्था वाले बच्चे को पता है कि दोस्त के सामने मैं जैसे बात करता हूँ वैसे मैं अपने पापा के साथ नहीं कर सकता, ठीक है। और क्या बताओगे, इतना काफी है इसमें, ठीक है। ये हमारा हो गया बी पॉइंट। अब आ जाओ सी पे। सी वाले में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं। डेवलपमेंट ऑफ पावर एंड अंडरस्टैंडिंग, क्या बोलते हैं इसको, बोध शक्ति का विकास। बोध शक्ति में बेटा कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन आ जाती है कि बच्चा जो है कॉन्सेप्ट बनाना शुरू कर देता है, धारणा, अलग अलग धारणाएं आ जाएंगी इसमें, ठीक है। पहली आपकी आ जाती है सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है बेटा स्वयं की धारणा। तो बच्चा यह समझने लगता है कि उसका किन किन चीजों से संबंध है, डिसीजन लेने शुरू कर देता है, जैसे कि विच शर्ट टू वियर, ठीक है, विच कलर इज हिज फेवरेट, इज हिज और हर फेवरेट। अपने फैसले, अपने बारे में जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करना शुरू कर देता है। मुझे अपना खाना खुद खाना है, मैं पानी खुद ले लूंगा, मुझे खाना भी है या नहीं खाना है, ठीक है, मुझे कौन सी शर्ट पहननी है, कौन सा खिलौना मुझे चाहिए, ये चीजें जो कॉन्सेप्ट है वो उसको क्लियर होने शुरू हो जाते हैं जैसे जैसे वो विकसित होता है, जैसे जैसे बड़ा होगा। टाइम कॉन्सेप्ट, टाइम कॉन्सेप्ट में 4 से 5 साल का जो बच्चा होता है बेटा, इसको आपका यस्टरडे, टुडे, टुमारो, वीक्स, मंथ्स, इनके कॉन्सेप्ट क्लियर होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। आज, कल, या आज से पहले वाला कल जो होता है तुम्हारा, या सप्ताह, महीने, साल, हफ्ते, ईयर, इनके जो कॉन्सेप्ट है इनको समझ आना शुरू हो जाता है। मेरा बर्थडे अब अगले साल आएगा, ठीक है, लास्ट ईयर मेरा बर्थडे था तो आपने ये दिया था, ठीक, मैं इस महीने में इतने डेज होते हैं,
कौन सा मंथ चल रहा है? नवंबर चल रहा है। नवंबर में 30 डेज होते हैं। ठीक है, तो ये कौन, संडे मंडे, आज क्या है? मंडे, आज क्या है? ट्यूसडे। इस तरीके से ये बच्चे बोलना स्टार्ट कर देते हैं, टाइम कॉन्सेप्ट इनमें डेवलप होना शुरू हो जाता है। इसके बाद आपका आता है स्पेस कॉन्सेप्ट, स्थान की धारणा। ठीक है, जब बालक यह समझना शुरू कर दे कि उसे कौन सी वस्तु कहाँ रखनी है, वेयर टू प्लेस थिंग्स, चीजें मुझे कहाँ रखनी है, ठीक है, वेयर टू सिट, कहाँ उठना बैठना है, ठीक है, ये होता है स्पेस कॉन्सेप्ट। उसका अर्थ है कि उसमें स्थान संबंधी धारणा विकसित हो गई है। 2-3 वर्ष की आयु के पश्चात ये शुरू हो जाता है। 2 से 3 साल के बच्चे जो होते हैं उनको ये चीज समझ आने लगती है कि मेरे को बेड पे बैठना है या मेरे को बालकनी में बैठना है, मेरे को कहाँ बैठना है, टॉयलेट के पास बैठ रहा हूँ मैं, कूड़े के पास बैठ रहा हूँ मैं, या साफ जगह में मैं बैठ रहा हूँ। स्पेस का कॉन्सेप्ट उनको समझ आता है, चीजें कहाँ रखनी है। मम्मा ने बोल दिया है कि इसी कबर्ड में तुम्हें अपने खिलौने रखने हैं, तो वो उसी में ले जाके रख देगा। ठीक है, इसके बाद आता है, अब मैं थक गई हूँ सच में, वेट कॉन्सेप्ट। 2 घंटे पढ़ाना आसान बात नहीं है यार। वेट कॉन्सेप्ट, भार। आयु बढ़ने के साथ बच्चों को यह स्पष्ट होने लगता है कि कौन सी चीज भारी है और कौन सी चीज हल्की है। ठीक है, वजन का जो एक अंदाजा होता है कि आपने उसको बोला कि बेटा ये उठा ले, तो वो बता देगा कि नहीं मेरे से नहीं उठेगा, ये भारी है और हल्की चीज है, तो वो उसको उठा लेगा। भार का अंदाजा उसको होने लगता है 4 से 5 साल के बच्चे। फिर इसमें आता है हमारा नंबर कॉन्सेप्ट, क्योंकि बच्चे स्कूल जाना शुरू हो जाते हैं और हम लोग भी, जब बच्चा चलना शुरू करता है तो स्टेयर्स पे अगर वो चल चल रहा है या फिंगर्स के जरिए से हम उसको काउंटिंग सिखाना शुरू कर देते हैं। तो 2-3 साल का जो बच्चा होता है बेटा, इनको नंबर कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है, क्योंकि फिंगर्स पर, स्टेयर्स पर, ठीक है, हम इनको गिनतियां कराना शुरू कर देते हैं। ठीक, ये अपनी उंगलियों से बताना शुरू कर देते हैं, 1 या 2, इस तरीके से। गलतियां होती हैं, बट थोड़ा थोड़ा नंबर कॉन्सेप्ट इनमें आ जाता है। इसके बाद आता है साइज कॉन्सेप्ट, छोटा बड़ा। आपका आकार मानसिक विकास का एक आवश्यक पक्ष है। बालक में आकार संबंधी धारणा का विकास होना, इसका अनुभव तब लगता है जब बच्चा विभिन्न चीजों को उनके आकार के अनुसार व्यवस्थित करता है। आपने एक टॉय देखा होगा बच्चों का, इस तरीके से पोल होता है, उसमें नीचे बेस होता है और बच्चे उसमें ऐसे रिंग्स डालते हैं, छोटी सी बड़ी। ठीक है, तो बच्चों को पता चल जाता है कि पहले कौन सी रिंग आएगी, फिर कौन सी रिंग आएगी, फिर कौन सी रिंग आएगी। कुछ ब्लॉक्स भी होते हैं ऐसे बच्चों के शेप वाले, जिसमें ऐसे स्टार्स बने होते हैं, ट्राइंगल्स बने होते हैं, स्क्वायर बने होते हैं। ठीक है, और उसमें बच्चों को वो ब्लॉक्स डालने होते हैं, तो उनको साइज और शेप का जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप हो जाता है बेटा। ठीक है, बच्चों को पता चल जाता है कि कौन सी चीज बड़ी है, कौन सी चीज छोटी है, कौन सी इसमें फिट हो जाएगी, कौन सी यहाँ से निकलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, 2-3 साल के बच्चे जो होते हैं उनके अंदर ये चीजें डेवलप होनी शुरू हो जाती है। इसके बाद फॉर्म कॉन्सेप्ट आ जाता है। फॉर्म कॉन्सेप्ट होता है आपका आकृति। ठीक है, किसी भी चीज की आकृति जो होती है, शेप जिसको आप कह सकते हो, तो बच्चों को ट्रायंगल, स्टार, ठीक है, डायमंड, आपका स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये जो शेप्स हैं इनके बारे में इनको जानकारी शुरू हो जाती है, पहचानना शुरू कर देते हैं ये बच्चे। और लास्ट इसमें आ जाता है एस्थेटिक सेंस। इन बच्चों को सुंदर और अगली चीजों में फर्क समझना शुरू हो जाता है। ठीक है, जो चीजें ब्यूटीफुल होती है, सुंदरता, प्यारा, बच्चे अक्सर सुंदर वस्तुओं को प्यार करते हैं। ठीक है, जो चीजें इन्हें प्यारी लगती हैं, सुंदर लगती हैं, उनके प्रति ये आकर्षित होते हैं, प्रेम दिखाते हैं। ठीक है, जैसे कि बेटा कलर्स, कलर्स बच्चों को बहुत प्यारे लगते हैं, स्पार्कल्स, कुछ भी जो चमक रहा हो। ठीक है, और ब्राइट कलर्स, डार्क कलर्स, बच्चे कागज पर चित्रों की ड्राइंग करते हैं, उन्हें अपने माता पिता को दिखाते हैं, सुंदर कपड़े पहनते हैं, ड्रेसेस, सुंदर ड्रेस पहन के इतराते हैं। ठीक है, शूज नए मिले हैं, घड़ी नई मिली है, टॉयज मिले हैं कुछ रंग बिरंगे ऐसे जो मतलब उनको अच्छे लग रहे हैं, तो हर अच्छी चीज की तरफ जो है बच्चे आकर्षित होते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया कॉन्सेप्ट वाला सी। इस अब आ जाएगा इसमें डी पार्ट।
पावर ऑफ रीजनिंग एंड जजमेंट। इसमें बस आपने इतना बताना है कि बच्चा शुरुआत में उस जो तर्क होते हैं उसके, ठीक है, जो पहले वो तर्क होते हैं वो इलॉजिकल होते हैं। किसी भी चीज पे वो रीजनिंग देता है वो इलॉजिकल देता है 2 से 7 साल तक का जो बच्चा होता है। लेकिन 7+ के बाद बच्चे जो है वो तार्किक सोच रखने लग जाते हैं, लॉजिकल बात करने लग जाते हैं और डिसीजन मेकिंग करने लग जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आपने इसमें बताना है डेवलपमेंट ऑफ अटेंशन, इमेजिनेशन और मेमोरी। ठीक है, आपने ये बताना है कि शुरुआत में अर्ली टाइम मतलब इन्फेंसी में बच्चों का, इन्फेंसी ले लो या चाइल्डहुड ले लो, ठीक है, इसमें जो इनका अटेंशन स्पैन होता है बेटा वो बहुत वीक होता है। ठीक है, बहुत ही कम होता है। ठीक है, इनका ध्यान बहुत जल्दी भटकता है। बट जैसे जैसे ये किशोर अवस्था की ओर बढ़ते हैं, एडोलेसेंस की ओर बढ़ते हैं, इनका अटेंशन स्पैन जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। अभी अपना ध्यान एक चीज पर टिकाना शुरू कर देते हैं। इमेजिनेशन में भी सेम यही चीज बतानी है कि इन्फेंट्स की कोई इमेजिनेशन नहीं होती है। ठीक है, चाइल्डहुड से बच्चे जो हैं इमेजिनेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। मेमोरी में भी इन्फेंसी में कोई मेमोरी नहीं होती, बच्चों को चीजें इतनी याद नहीं रहती, वो भूल जाते हैं। जो चीज उनके सामने है वो सामने है, जो उनके सामने नहीं है वो भूल जाएंगे। ठीक है, लेकिन चाइल्डहुड में आने के बाद बच्चों की याददाश्त जो है वो बढ़ने लगती है, ये चीजों को अपने दिमाग में स्टोर करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद लास्ट इसमें दे रखा है मॉरल कॉन्सेप्ट। मॉरल कॉन्सेप्ट यानी कि बेटा जो वैल्यूज होती हैं, सही और गलत, ठीक है, सच और झूठ, गिल्ट और ग्रीड, है ना, एम्पैथी और सिंपैथी, ये मॉरल वैल्यूज होती हैं हमारी। ठीक है, कि किसी के बारे में, किसी को देख के उस पर दया रख करना, या किसी के बारे में सोचना, कोई प्रॉब्लम में है तो उसको उसको लेके उसकी प्रॉब्लम के लिए कुछ मदद करना। ठीक है, किसी के साथ गलत ना करना, किसी की चीज को लेके लालच ना रखना। ये जो वैल्यूज हैं ये धीरे धीरे बच्चों में डेवलप होने शुरू होते हैं, अच्छाई और बुराई के बारे में। क्लियर है? चलो, यहीं पे आज क्लास रोकेंगे। ठीक है, अभी हमारा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो है वो खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी इसके फैक्टर्स भी करने हैं हमें। ठीक है, फिर बाकी के डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे। कोई डाउट? ये आपकी बीएड फर्स्ट ईयर पेपर 1 क्लास 3। ठीक है बेटा, कोई डाउट है यहाँ तक?